हेलो एवरीवन, फ्यूचर साइट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए देखते हैं 51वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट देन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन मांगता है, कौन सा ओपिनियन? लीगल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। लीगल ओपिनियन मांगता है किस पर? ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस, मतलब पब्लिक इंपोर्टेंस से रिलेटेड कोई मैटर अगर हो तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या क्या स्टेप ले सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला है, सुप्रीम कोर्ट कैन एज्यूम टू इटसेल्फ द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। President has to accept the advice given by the court. Supreme Court may refuse to tender its opinion. President has to first get the approval of the parliament for the same. ये यहाँ पे पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 143 से रिलेटेड है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 143 प्रेसिडेंट को ये शक्ति प्रदान करता है कि ज़रूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन मांग सकता है। ये प्रेसिडेंट ऐसा दो कैटेगरीज ऑफ मैटर्स में कर सकता है। पहला तो क्या? ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो गया हो, कोई पर्सन उत्पन्न हो गया हो, किस पर? किसी कानून पर, किसी लॉ पर, या फिर किसी फैक्ट पर, मतलब किसी तथ्य पर। कौन से फैक्ट और तथ्य है? जो कि पब्लिक इंपोर्टेंस से रिलेटेड मैटर्स के हों। दूसरा क्या? दूसरा है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट और सनद। मतलब इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो गया हो तो उसके इनसे रिलेटेड अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो, यहाँ पे क्या है? डिस्प्यूट। देखो दोनों में अलग अलग चीजें हैं। पहले में है ऑन एनी क्वेश्चन, मतलब कोई पर्सन उत्पन्न हो गया, और दूसरे में कोई डिस्प्यूट ही उत्पन्न हो गया है इनसे रिलेटेड। किनसे रिलेटेड? मतलब संविधान से पहले कोई ट्रीटी हुई हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद, या फिर और कोई सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। ये दो केसेस हैं, दो कैटेगरीज ऑफ मैटर्स हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के कौन सी जुरिस्डिक्शन में आता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट ने पहले मैटर पर सुप्रीम कोर्ट पर ओपिनियन मांगा, इससे और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कदम उठा सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो यहाँ पे देखो कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी एडवाइस टेंडर कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर कोई बाइंडेशन नहीं है कि उसे अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे केस में जहाँ पे कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एक्सेट्रा से रिलेटेड, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस प्रेसिडेंट को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाइंडिंग है। अब मान लो प्रेसिडेंट के पास एडवाइस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी। हम मान के चलते हैं कि दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना लीगल ओपिनियन दे दिया। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है उनका? क्या प्रेसिडेंट के लिए वो मानना, एडवाइस मांगना, क्या प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मानना बाध्यकारी है? तो इसका आंसर है नहीं। जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास से प्रेसिडेंट के पास एडवाइस जाती है, दोनों ही मैटर्स में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो वो प्रेसिडेंट के लिए दोनों ही केसेस में बाध्यकारी नहीं है। वो सिर्फ एक एडवाइस है, कोई लीगल, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वो नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट मे फॉलो और मे नॉट फॉलो द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये था इस बारे में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस, मतलब जो हमने दो कैटेगरीज ऑफ मैटर्स पढ़े हैं उसमें से ये पहले वाले के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कदम उठा सकता है। तो इसका सही आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो अपना जो ओपिनियन है वो देने के लिए मना भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 52वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर थ्रू। प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो इसका सही आंसर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कैसे है देख लेते हैं। देखो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 74 है उसमें क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगा? प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 74 ये प्रोविजन है। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, वहाँ पे क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानना क्या है?
बाइंडिंग कर दिया गया यहाँ पे, बाध्यकारी, कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में था, उसमें एक प्रोविज़न क्या ऐड करा गया कि प्रेसिडेंट जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करता है, ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग तो है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरी लगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास उस एडवाइस को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। मतलब पुनः विचार विमर्श के लिए प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं। तो ये जो प्रोविज़न है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड करा गया था। तो आप इसको याद करना। अंडर आर्टिकल 74 क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेयरपर्सन कौन होगा, मतलब इसको कौन हेड करेगा, इसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। अंडर आर्टिकल 74 ऐसा बोला गया है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है और कहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट दी है, वो दी है अंडर आर्टिकल 75, ठीक है। आर्टिकल 75 में दिया गया है। तो दोनों ही आर्टिकल 74 और 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। मतलब यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसको देते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को, फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। क्यों फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि औपचारिक रूप से प्रेसिडेंट को ये शक्तियां प्रदान करी गई हैं, लेकिन वास्तव में ये शक्तियां किसके पास हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, जो कि किसके द्वारा चेयर करी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस जो कि उस पर बाध्यकारी होती है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। देखो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में देखते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या दिया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव को पार्ट 5 में दिया है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। वहीं दूसरी ओर स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 में आर्टिकल्स 153 से 167 में दिए हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, पहला प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन की, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सभी आते हैं। दूसरी साइड स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे वाइस गवर्नर की कोई एज सच कोई पोस्ट नहीं है, जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट है तो कोई वाइस गवर्नर स्टेट में नहीं होता है। फिर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन की यहाँ पे है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, और स्टेट्स में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यहाँ पे क्या था, अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव में 4 होते हैं और यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 होते हैं। प्रेसिडेंट जिस तरह से हेड ऑफ द स्टेट होता है, या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी उसको बोलते हैं, उसी तरह से स्टेट्स में गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, जिसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं। यहाँ पे भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ये भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब नाम मात्र का ये कार्यपालक होता है, कार्यपाली अधिकारी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा हेड करी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और यही जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी इसको बोलते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 74 में क्या दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, उसमें क्या एक प्रोविजन था कि द प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, कि प्रेसिडेंट जो है जब एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, मतलब जब भी अपनी शक्तियों का वो प्रयोग करेंगे कार्यों को करने के लिए, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस रेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस रेंडर करी है, जो एडवाइस दी है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानना क्या कर दिया, बाइंडिंग कर दिया, बाध्यकारी बना दिया। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, वहाँ पे क्या प्रोविजन था कि द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच कंसिडरेशन। तो ये यहाँ पे था। उसके बाद अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं, क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स, ये जो है आर्टिकल 75 में दी हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जो सैलरी और अलाउंसेस है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स की, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के प्रति। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो आया था, वहाँ पे क्या बोला गया, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा या फिर लोअर हाउस। मतलब लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं
उनके 15% से ज़्यादा, उनके टोटल से 15% से ज़्यादा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर्स की संख्या नहीं हो सकती है, ये यहाँ पे बोला गया। 53वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंडियन फेडरलिज्म डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द फेडरलिज्म ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेडरलिज्म से डिफर करता है, अलग है, इसमें इनमें डिफरेंस है। मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरल और सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया के और यूएसए के फेडरल सिस्टम में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताना है। नीचे 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। पहला है द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर दैन दैट ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है द अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द कोर्ट्स इज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ओनली। फिर अगला है द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वेयर एज द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे एक तो कौन सी जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो इन तीनों से रिलेटेड बातें यहाँ पे हैं। देखो, अगर हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। देखो, अगर हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इनमें डिफरेंस देखें तो पहला क्या था, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पूछा गया था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो अंडर आर्टिकल 131 में दी गई है। उसमें क्या क्या है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में, कि मतलब एक साइड तो सेंटर है, दूसरी साइड एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं, और दूसरा एक साइड सेंटर है और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं, और दूसरी साइड एक स्टेट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं, या फिर इस साइड एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स और दूसरी साइड भी एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरल डिस्प्यूट्स बोलते हैं। फेडरल डिस्प्यूट या फिर फेडरल केसेस भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो केसेस हैं, जो फेडरल डिस्प्यूट्स हैं, उनको सोल्व कौन कर सकता है, इंडिया का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की ये ओरिजिनल एज वेल एज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में ये आते हैं। सिर्फ इंडियन सुप्रीम कोर्ट ही, ना कि कोई हाई कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ही इनको देख सकता है, इन इश्यूज को। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमने देख ली। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या है, फेडरल इश्यूज, ठीक है। दूसरी ओर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में क्या है, वहां पे ना केवल फेडरल इश्यूज, उसके अलावा नावल फोर्सेस के इश्यूज, मैरीटाइम एक्टिविटीज, एम्बेसडर्स एक्सेट्रा, ये सभी भी आते हैं। लेकिन इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास क्या, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ फेडरल इश्यूज को सोल्व करना, ठीक है। अमेरिकन में फेडरल इश्यूज भी, नावल फोर्सेस के इश्यूज भी, मैरीटाइम एक्टिविटीज, एम्बेसडर्स, ये सभी आते हैं। मतलब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो वाइड है, ना कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा हमने पढ़ा था अपीलेट जुरिस्डिक्शन। देखो, अपील का मतलब क्या है कि अगर किसी लोअर कोर्ट से, मतलब मान लो हाई कोर्ट से कोई अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो किन किन मुद्दों पर आ सकती है, तो ये तीनों ही मैटर्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल, CCC, तीनों ही केसेस में किसी भी हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास अपील आ सकती है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो कन्फाइंड है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पर से, ठीक है। वहाँ पे सिविल और क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड अपील जो है वो लोअर कोर्ट से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आती है। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में तीसरा कौन सा पूछा गया था, तीसरा पूछा गया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। देखो, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की पावर है, जो हमने अभी देखा ना अंडर आर्टिकल 143, इसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था। तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट किस पर, जब भी प्रेसिडेंट मांगे कोई ओपिनियन, लीगल ओपिनियन, ठीक है। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये पावर नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसकी ज़्यादा थी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास ज़्यादा थी, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पे पूछा है द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द कोर्ट्स इज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ओनली, नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तक कन्फाइंड है ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास तो तीनों ही केसेस में, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, तीनों ही केसेस में है, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर। तो ये स्टेटमेंट दूसरी गलत हो जाती है। तीसरे में क्या पूछा है, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो हमने अभी आर्टिकल 143 में इसको पढ़ा था। वेयर एज द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग कैबिनेट। कैबिनेट के बारे में क्वेश्चन है कि कैबिनेट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट है,
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहले क्या है, इट इज़ अ स्मॉलर बॉडी देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब एक साइड अगर हम कैबिनेट को रखें और दूसरी साइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ अ स्मॉलर बॉडी देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बजाय एक स्मॉलर बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 15%। किसके 15%? 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोअर हाउस, मतलब लोकसभा। मतलब लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। क्या ये जो प्रोविज़न है क्या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 2003 में जब 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया था 2003 में, तो तब ये प्रोविज़न ऐड करा गया था। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लेकिन कैबिनेट में क्या है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से ही जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं से ये बनती है और इसमें 15 से 20 मेंबर्स इसमें होते हैं। तो ये एक स्मॉलर बॉडी है देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर है इट्स पावर्स एंड फंक्शंस आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी पावर्स और फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। हालांकि जो ये वर्ड है ना कैबिनेट, ये भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, वहाँ पे कैबिनेट जो है वो कोई प्लेस नहीं, कोई स्थान नहीं दिया गया था कैबिनेट को। इसको कब ऐड करा गया उसको हम आगे देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर है इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम। देखो हम अभी क्या पढ़ के आए हैं कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करना पड़ता है अंडर आर्टिकल 74 के अंडर, ठीक है। और ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है। ये कब बोला गया था? 42वें संविधान संशोधन में। और हमें ये भी पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है कैबिनेट। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव तरीके से कैबिनेट ही काम करती है। जैसा कैबिनेट के मिनिस्टर्स बोलते हैं वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो होता है, सभी को मानना पड़ता है, सभी मिनिस्टर्स को। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रेसिडेंट को ये एक एडवाइजरी बॉडी है। जो कैबिनेट है वो एक एडवाइजरी बॉडी है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है और प्रेसिडेंट के लिए ये मानना बाइंडिंग है। मतलब इनडायरेक्टली ये यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात ही कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसी का पार्ट है कैबिनेट। तो ये स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है, सही हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट गलत है। इसकी पावर्स को और फंक्शंस को डिफाइन नहीं करा गया है। कैबिनेट से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखो 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को एडवाइस करा था। कहने का मतलब है ओनली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एडवाइस करा था प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा दे अंडर आर्टिकल 352। लेकिन आज के टाइम पे क्या प्रोविजन है कि कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट ने वहां पे उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन इसी के अंडर एक सेफगार्ड किया गया 44वें संविधान संशोधन में, एक सेफगार्ड किया गया कि नेशनल इमरजेंसी को जो प्रोक्लेम किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो करा जाएगा ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटन रिकमेंडेशन, फ्रॉम द कैबिनेट एंड नॉट मियरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब सिर्फ अगर प्राइम मिनिस्टर की, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मिल गई और प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, इसी के लिए एक सेफगार्ड किया गया 44वें संविधान संशोधन में कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकते हैं, तभी प्रोक्लेम कर सकते हैं जब कैबिनेट से, और वो भी रिटन रिकमेंडेशन, ध्यान रखना है रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, तभी, ठीक है। तो उसी टाइम पर जो ये कैबिनेट हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसका हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वही उसी को अंडर आर्टिकल 352 जो है वो ऐड करा गया था पहली बार। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि इस कैबिनेट की सभी फंक्शंस, पावर्स, इनको एलोबोरेटली सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया था, ऐसा नहीं करा गया था। सिर्फ इतना बोला गया था कि कैबिनेट का मतलब क्या है कि कैबिनेट जो है वो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होंगे कुछ जो कैबिनेट रैंक के होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सिर्फ इतना बोला गया था और इसकी पावर्स को और जो इसकी फंक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब वहाँ पे नहीं करा गया था। तो ये था कैबिनेट के बारे में। 55वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नर के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखो जो गवर्नर है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो कि पार्ट 6 में दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पे इसमें कौन कौन आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और उसके अलावा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स आते हैं, ठीक है। मतलब 4 आते हैं। यहाँ पे वाइस गवर्नर का कोई पोस्ट नहीं है, जिस तरह से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, जिस तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव में मिलता है ना
वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है। और जो गवर्नर है वो एक नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल में तो किसके पास पावर होती है? चीफ मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड करी जाते हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। इन केस ऑफ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अगर किसी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, कहने का मतलब है कि 2 सदन है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। तो इस केस में गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन। देखो, जब किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2 हाउस हैं, तो क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। पहला तो ये कि कोई भी जो है हाउस सेशन में नहीं है, ठीक है। सेशन कौन से, जैसे हम पढ़ते हैं ना, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन, ये हम 3 सेशन पढ़ते हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई भी हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, या फिर एक हाउस सेशन में नहीं है, दूसरा है, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में नहीं है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। तो इन तीनों ही केसेस में क्या है कि जो पूरा का पूरा अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वो सेशन में नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक्ट बिल जो है वो एक्ट कब बनता है, कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब जिस भी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बिल पहले क्या होगा, दोनों सदनों के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के द्वारा पास किया जाएगा, फिर उसको गवर्नर के पास भेजा जाएगा, और जब गवर्नर की सहमति प्राप्त हो जाएगी तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब जो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है, उसके लिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर के केस में दोनों ही हाउसेज से उसकी दोनों ही हाउसेज में इसको पास किया जाता है, इस बिल को किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन केसेस में क्या है कि एक हाउस, या तो कौन सा भी हाउस सेशन में नहीं है या फिर एक हाउस सेशन में है, कहने का मतलब जो ये बिल को एक्ट बनाने की जो ये प्रोसेस है ये पूरी नहीं हो रही है, तो इस केस में गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करता है। कब करता है? जब गवर्नर को ऐसा लगा है, जब गवर्नर को ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि अब जो है वो इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, और या तो एक हाउस जो है वो सेशन में है या फिर कोई भी हाउस जो है वो सेशन में नहीं है। 3 केसेस जो अभी हमने पढ़े उन सभी में गवर्नर, उन तीनों ही केसेस में गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। यहाँ पे क्या पूछा है, इन केस ऑफ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन। मतलब सिर्फ पहले वाले केस की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 3 केसेस हैं इससे रिलेटेड, ना कि सिर्फ एक। फिर आगे है, ये भी गवर्नर के बारे में है कि ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, 2 टाइप के एक्ट्स हो सकते हैं गवर्नर के, या तो उसके ऑफिशियल एक्ट होंगे या फिर उसके पर्सनल एक्ट होंगे, ठीक है, या तो ऑफिशियल एक्ट या फिर पर्सनल एक्ट। ऑफिशियल एक्ट में मतलब जब भी वो अपने ऑफिस से रिलेटेड, कौन सा ऑफिस, उसका गवर्नर का ऑफिस, उससे रिलेटेड गवर्नर कोई काम कर रहा है और अगर कोई लीगल लाइबिलिटी, कोई कानूनी दायित्व उत्पन्न हो गया है, तो उस केस में गवर्नर को पर्सनल इम्यूनिटी जो है वो प्राप्त होती है। दूसरी ओर पर्सनल एक्ट्स मतलब उसके कोई व्यक्तिगत कार्य, निजी कार्य, उनसे रिलेटेड 2 केसेस हो सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल केसेस में मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर सिविल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे आप देखो कि पर्सनल एक्ट के केस में अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ना गवर्नर की, तो उस टाइम पर उसको इम्यूनिटी मिलती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उसको ना तो उसको जेल में नहीं भेजा जा सकता, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स में जब उसने कोई ऐसा पर्सनल एक्ट किया हो कि कोई सिविल लाइबिलिटी उसकी उत्पन्न हो गया, मतलब सिविल प्रोसीडिंग उस पर की जानी है, तो 2 महीने का नोटिस देकर, 2 मंथ्स पीरियड नोटिस देकर जो है वो गवर्नर के खिलाफ जो है वो कार्यवाही सिविल प्रोसीडिंग, सिविल केसेस में करी जा सकती है, ठीक है। तो दोनों हमने देख लिया, ऑफिशियल भी और पर्सनल भी। पर्सनल के केसेस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसको इम्यूनिटी मिलती है जब वो अपने पद पर होता है, तो कोई भी उस पर आपराधिक कार्यवाही नहीं करी जा सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कोई क्राइम कर दिया है गवर्नर ने, तो ऐसा हो सकता है कि उसको जो हटाने के रिमूवल की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक वो अपने पद पर है तब तक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस पर नहीं करी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है और पहले वाली स्टेटमेंट गलत थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। यहाँ पे पूछा है कि 56th क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज मेंबरशिप टू पार्लियामेंट इनकर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब जो MPs भी हम उसको बोल सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। देखो, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की कहाँ पे दी गई है। अगर मैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करूँ तो अंडर आर्टिकल 102 यहाँ पे दी गई है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन, और वहीं दूसरी तरफ 191 में किसकी दी है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की, यानी कि MLAs की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कैसे कैसे हो सकती है। देखो, कुछ जो प्रोविज़न है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, जैसे कि अंडर आर्टिकल 102 में जो प्रोविज़न दिए हैं
कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो पार्लियामेंट को भी ये राइट दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना सकती है या फिर कुछ ऐसे जो है कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, कुछ ऐसे प्रोविज़न बना सकती है कि अगर जिनका उल्लंघन किया जाए तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो कुछ पार्लियामेंट के द्वारा, और कुछ जो है वो 10th शेड्यूल में है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं 10th शेड्यूल, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था तब ऐड करे गए थे। तो इन तीनों में ही दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में इन प्रोविजंस के बारे में पूछा है जो कि 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट है, इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। फिर है, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। या फिर इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग्ड। यहाँ पे बताना क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो हमने 3 केसेस पढ़े कि कुछ प्रोविजन जो है अंडर आर्टिकल 102 दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ जो है पार्लियामेंट ने प्रोविजन बनाए हैं, और कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1985 में लाया गया था उसके द्वारा लाए गए थे। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 10th शेड्यूल, एक नई शेड्यूल 10th शेड्यूल को ऐड करा गया था। उसके अलावा आर्टिकल 101, 102, 190 और 191 इनमें चेंज, इनके प्रोविजंस में चेंज करे गए थे। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं? इनमें से आर्टिकल 102 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। 191 जो है वो MLAs यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। और इनमें वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में दिया है, वैकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द किसकी मेंबर MPs की अगर सीट वैकेट होती है तो यहाँ पे MLAs की सीट के वैकेशन के बारे में दिया है। तो ये सभी चेंज यहाँ पे करे गए। तो 3 आधार यहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न थे 10th शेड्यूल में? देखो 10th शेड्यूल में कुछ प्रोविज़न थे। पहली बात, इसको करने से पहले हम 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं। एक तो ये कि मान लो कोई मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन में जीता है, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। दूसरा, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है। इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर मतलब वो बिना किसी पार्टी के, किसी भी पार्टी को उसने ज्वाइन नहीं करा, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है। तीसरा है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स का एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि राज्यसभा के केस में प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, जो कि आर्ट साइंस इन बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। तो तीनों ही पढ़ लिए हमने। तो ये तीनों ही टाइप के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में जो है वो चयन होके जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इन तीनों ही के केस में अलग अलग जो प्रोविजन दिए हैं 10th शेड्यूल में। पहले में क्या है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू किसी ने इलेक्शन लड़े हैं और वो जीता है, और उसके बाद इलेक्शन होते ही उस पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो वॉलंटरली गिव्स अप कर देता है उसकी सदस्यता, इफ़ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग्ड इमीजिएटली बिफोर द इलेक्शन से जस्ट पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये मेंबर रिलेटेड था और इसने वॉलंटरली गिव अप कर दिया, उसकी सदस्यता त्याग दी, मेंबरशिप त्याग दी इस पॉलिटिकल पार्टी की, तो क्या होगा, इसको जो है वो अयोग्य माना जाएगा अंडर 10th शेड्यूल के प्रोविजंस के। और पॉलिटिकल पार्टी के केस में इससे रिलेटेड एक और प्रोविजन है यहाँ पे। तो क्या था, वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप। और दूसरा क्या है, इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। मतलब या तो मान लो इस पॉलिटिकल पार्टी में कई मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे इतने मेंबर्स लगा के चलती हूँ कि इन मेंबर्स ने वोटिंग करी है, और ये जो मेंबर है, देखो मान लो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर एक साइड हैं और ये एक मेंबर अलग साइड है। इन मेंबर्स ने, इस पॉलिटिकल पार्टी के इन मेंबर्स ने वोट डाली है और इसने वोट डालने से मना कर दिया है, या फिर इसने वोट तो डाली है और इन्होंने भी वोट डाली है। इस मेंबर ने अगर इनके कॉन्ट्रेरी वोट डाली है, मतलब जो दिशा निर्देश इस पार्टी ने दिए हैं उसके अगेंस्ट अगर ये वोट डालता है, तो इस केस में भी इसको अयोग्य माना जाएगा। तो 2 केस हमने पढ़ लिए, इफ़ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप, या फिर इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। तो दोनों ही केसेस से रिलेटेड थे। फिर है इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में। देखो अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके MP बना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको क्या है, अयोग्य माना जाएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है तो वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। रही बात नॉमिनेटेड मेंबर्स की, अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स में से कोई मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है 6 महीने के बाद,
मतलब मान लो आज के टाइम पे इलेक्शन हुए हैं और उसके 6 मंथ के बीच में अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स अगर करता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ इफ़ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर क्या है, उसको अयोग्य माना जाएगा। मतलब इन 12 मेंबर्स में से मान लो कोई मेंबर चुन के आता है और 6 महीने की अवधि से पहले अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो ठीक है, लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ करता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। तो ये तीनों ही जो प्रोविज़न है वो 10th शेड्यूल से रिलेटेड थे। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड एक्सेप्शन है कि अगर स्पीकर जो है वो गिव अप कर देता है मेंबरशिप को स्पीकर की पोस्ट पर जाने के बाद, या फिर मर्जर हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये सभी कुछ जो है वो एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। तो ये हमने यहाँ पे 56th क्वेश्चन के बारे में देखा। तो इसकी पहली स्टेटमेंट क्या थी, इफ़ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर, अगर नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर है, जैसे कि 12 मेंबर्स हमने राज्यसभा के केस में पढ़े हैं, वो ज्वाइन करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ्स, तो यहाँ पे अगर आफ्टर होता ना तो ये स्टेटमेंट सही होती। अब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिर है इफ़ ही वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग्ड, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, अगर वॉलंटरीली मेंबरशिप को गिव अप कर देता है तो उस केस में क्या है, उसको अयोग्य माना जाएगा, और पहले वाले केस में भी। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए 1 और 3। क्या पूछा गया था कि करेक्ट आंसर बताना है। तो 57th क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब जो सहकारी समितियां हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नीचे 3 स्टेटमेंट दी हैं, बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली है इलेक्शंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के बारे में पूछा है। फिर है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ शैल नॉट एक्सीड 21, कि 21 से ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। फिर है कोऑपरेटिव बोर्ड के बारे में स्टेटमेंट कि कोऑपरेटिव बोर्ड शैल हैव एटलीस्ट 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, कि इसमें कम से कम जो है 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होनी चाहिए। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल फैक्ट हैं उसको देखते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं, फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। देखो हमारे संविधान में 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ठीक है। उसके थ्रू क्या किया गया, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई और इनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करा गया कि जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। ये सब प्रोविजंस वहाँ पे करे गए और इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। अब जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, इसका मतलब क्या है कि इसके प्रोविजंस को कहीं ना कहीं संविधान में ऐड करा गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ कहाँ पे चेंज करे गए, देखो एक तो हम देखेंगे कि एक नया पार्ट ऐड करा गया, पार्ट 9B। अब नया पार्ट ऐड करा गया तो कोई आर्टिकल्स भी ऐड करे गए होंगे। तो आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT तक ये ऐड करे गए, ठीक है। अगर हम इसके जस्ट पहले वाले आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर 243O, इसमें किससे रिलेटेड प्रोविजन है इन आर्टिकल में, पंचायती राज के। और इससे नेक्स्ट में यानी कि 243O के बाद क्या होता है, पी से लेकर 243ZG, इसमें किससे रिलेटेड प्रोविजन है, म्यूनसिपलिटी के। और जब भी ये खत्म होते हैं ZG के बाद क्या आता है, ZH, तो वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आर्टिकल्स, ZH से लेकर ZT तक। और इनको भी, ये भी हमें पता है कि इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। ये 12वां और ये 12वीं शेड्यूल में, 11वीं शेड्यूल में और ये 12वीं शेड्यूल में, और ये पार्ट 9B में है 243ZH से लेकर 243ZT तक, ठीक है। उसके अलावा क्या करा गया, ये तो पार्ट का हमने देख लिया कि पार्ट 9B को ऐड करा गया। उसके अलावा फंडामेंटल राइट में भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी एक आर्टिकल में चेंज करा गया, आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1) उसका सब क्लोज C, उसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। उसके अलावा DPSP में भी चेंज हुआ, आर्टिकल 43 का जो पार्ट B है, आर्टिकल 43B, इसको ऐड करा गया, जिसमें क्या बोला गया है कि जो स्टेट है, जो राज्य हैं, स्टेट है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के लिए काम करेगा, ठीक है, उन्हें प्रमोट करने के लिए। तो ये सब जो हमने अभी पढ़ा, ये जो चेंज करे गए, ये
97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में हुआ था उसके थ्रू करे गए। ठीक है, ये इतना तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब होता है कि सहकारी समिति है, इसमें काफ़ी सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो इलेक्शन होते हैं, जो इसकी इलेक्शन होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके इलेक्शंस को कंडक्ट करने का काम, उनके सुपरिंटेंडेंट्स का, डायरेक्शन का, कंट्रोल ऑफ एंड द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टरल रोल्स, ये सब काम कौन करता है? क्या ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करे जाते हैं? नहीं, ये सब काम उस अथॉरिटी के द्वारा करे जाते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोवाइड करी गई हो। ठीक है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दूसरा जो स्टेटमेंट थी वो कोऑपरेटिव बोर्ड के बारे में थी। मतलब इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बोर्ड होगा उसको गवर्निंग बॉडी भी बोलते हैं। ये इसकी गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये कितने नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही डिसाइड करे जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़, क्या इस पर कोई लिमिट है? हाँ, इस पर एक लिमिट है, इसकी मैक्सिमम नंबर्स पर लिमिट है। The maximum number of directors of a cooperative society shall not exceed 21। 21 से ज़्यादा जो है मेंबर्स नहीं हो सकते। तीसरा हमें स्टेटमेंट में किससे रिलेटेड पूछा था? रिजर्वेशन के बारे में पूछा था। देखो पंचायती राज में भी, म्यूनसिपलिटीज़ में भी हमने SC ST से रिलेटेड या फिर वुमेन से रिलेटेड रिजर्वेशन पढ़ा है। तो सेम यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी इनके रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविज़न है। SC और ST के लिए 1 सीट और वुमेन के लिए 2 सीट इनको रिजर्व करना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सभी प्रोविजन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थे। विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इलेक्शन उस अथॉरिटी के द्वारा करवाए जाएंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने जिसके बारे में बताया है। फिर है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शैल नॉट एक्सीड 21। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो 21 है, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो ये डायरेक्टर्स हैं ये इसकी जो है गवर्निंग बॉडी होता है। ठीक है, बोर्ड, जो ये बोर्ड है ये इसके गवर्निंग बॉडी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। फिर है कोऑपरेटिव बोर्ड, यही जो कि गवर्निंग बॉडी है। कोऑपरेटिव बोर्ड शैल हैव एटलीस्ट 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, एटलीस्ट 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। और अगर SC ST से रिलेटेड मेंबर्स इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो 1 सीट उनके लिए रिजर्व। ठीक है, SC और ST के लिए। तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का B सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 ओनली, पहला गलत है। 58 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है एक्सरसाइज ऑफ सस्पेंसिव वीटो पावर, कि सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग करना। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट। तो पहली स्टेटमेंट सही है, एक्सरसाइज ऑफ सस्पेंसिव वीटो पावर। देखो प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल के अलावा, एक्सेप्ट मनी बिल, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो उसको जो है हाउस के पास, दोनों हाउसेस के पास, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास, लोकसभा या राज्यसभा, उनके पास दोबारा से उसको रिकन्सिडरेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट जो है वो बिल को वापस भेज सकते हैं। तो इस तरह से प्रेसिडेंट जो है अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम, तो ये जो है प्रेसिडेंट की क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? देखो डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि अपने विवेक के आधार पर काम करना, विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना जब प्रेसिडेंट काम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो अपने डिस्क्रिशन के आधार पर काम कर रहे हैं, अपने विवेक के आधार पर काम कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट को एक और इम्पोर्टेंट बात, कि प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन प्राप्त होती है। दूसरी तरफ गवर्नर की बात करें तो उसको सिचुएशनल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्राप्त होती है, मिली हुई है। दूसरी स्टेटमेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो मान लो यहाँ पे इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजोरिटी हासिल नहीं करी है और ना ही एक या एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी ने गठबंधन करा है। तो ऐसी स्थिति में किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा जाए? तो ऐसे में जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली हुई है लोकसभा में, तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन के आधार पर अपॉइंट करेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पर, किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलेंगे उसके आधार पर। ठीक है, और इन दोनों के अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अपॉइंटमेंट के प्रोविजन जो है वो कौन से आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 75 में दिए गए हैं।
आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन से आर्टिकल में है? गवर्नर की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट, कि किसी भी स्टेट में किसी गवर्नर की अपॉइंटमेंट करना क्या प्रेसिडेंट की मर्जी पर, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन के आधार पर होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेट में जिसको भी गवर्नर अपॉइंट करा जाएगा अंडर आर्टिकल 155 प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाएगा, उसी व्यक्ति को करा जाएगा जिसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिसका नाम सजेस्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर ऐसा करा जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर ऐसा करा जाता है। ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट की। तो इसमें से पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 58 का बी, सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। तो 59 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया। कि मतलब जो सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, कि जो सेंटर द्वारा कानून बनाए गए हैं क्या वो कहाँ कहाँ तक यूज़ हो सकते हैं, किन किन स्टेट्स में, पूरे देश में, फिर कैसे। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं वो क्या उसी स्टेट में एप्लीकेबल होंगे या फिर उस स्टेट के बाहर भी वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला है द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पहला पार्लियामेंट के बारे में है। द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज एब्सोल्यूट इन नेचर। पार्लियामेंट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो एब्सोल्यूट है फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और उस पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। देखो, पार्लियामेंट पर काफ़ी तरह से जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे आर्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, इट्स अपने आप में एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है पार्लियामेंट पर, क्योंकि अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो है वो एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट की इस सुप्रीमेसी पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। मतलब पार्लियामेंट का जो ये लॉ मेकिंग पावर है वो एब्सोल्यूट नेचर में एब्सोल्यूट नहीं है। उसी तरह से और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि जो हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी दिए हैं। जैसे कि गवर्नर के पास क्या राइट है? गवर्नर के पास ये राइट है कि वो ऐसे पार्लियामेंट के को ये डायरेक्ट कर सकता है, ये निर्देश दे सकता है कि कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किसी स्टेट एरिया में, वो किसी शेड्यूल्ड एरिया में या फिर ट्राइबल एरिया में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसी तरह से प्रेसिडेंट जो है वो 4 यूनियन टेरिटरीज़ की पीस, प्रोग्रेस और उनकी गुड गवर्नेंस के लिए जो है वो रेगुलेशंस बना सकता है। ये कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली। आज के टाइम पे दमन और दीव और दादर और नागर हवेली एक ही हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये पावर जो है एब्सोल्यूट नहीं है नेचर में। दूसरा, द लॉज एनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए, पहला पार्लियामेंट से रिलेटेड था और ये स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। कैन नॉट बी एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। देखो, ये स्टेटमेंट पार्शली गलत है, पार्शली सही है ये, लेकिन इसके केस में करें तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे जो है किसी एक स्टेट की अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाए हैं तो वो दूसरे स्टेट में भी एप्लीकेबल होंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ बॉम्बे। एक केस हम देखते हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC केस। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये देखो, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे और बेंगलोर के बीच में ये है, एक न्यूज़पेपर था जो कि बेंगलोर से प्रिंटेड और पब्लिश्ड होता था। बेंगलोर से एक न्यूज़पेपर प्रिंट और पब्लिश्ड होता था और उसका वाइड सर्कुलेशन था। कहाँ पे? बॉम्बे में भी उसका वाइड सर्कुलेशन था। और इस न्यूज़पेपर के माध्यम से एक प्रतियोगिता आयोजित कराई गई और इसमें पुरस्कार राशि भी दी गई। ठीक है, तो इस जो पुरस्कार राशि को जिसने प्राप्त किया, जो इसका प्राप्त करता है, उस इनाम राशि पर टैक्स लगाने से रिलेटेड ये केस है। ठीक है, कि वैसे तो ये न्यूज़पेपर बेंगलोर में प्रिंटेड और पब्लिश्ड होता है, तो क्या बॉम्बे की जो लेजिस्लेचर है वो इस जो इनाम राशि है इस पर टैक्स लगाने से रिलेटेड कानून बना सकती है? तो हाँ, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस में ही ये दिए गए हैं कि किसी एक स्टेट के जो कानून हैं वो दूसरे स्टेट में भी लागू होंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन 60th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इम्प्लाइज दैट। देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन है, एक पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नीचे 2 स्टेटमेंट दी हैं, बताना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना, जो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये आती है आर्टिकल 129 में। ठीक है, आर्टिकल 129 में पावर है। सुप्रीम कोर्ट की जो ये जुरिस्डिक्शन है ना, जो ये पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की,
ये दी है हमारे संविधान के आर्टिकल 129 में। अगर हम आर्टिकल 124 से लेकर 147 की बात करें तो इन सभी में जो है, इन सभी आर्टिकल, ये सभी आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, इसके अंदर फर्दर 2 पावर्स हैं। पहला तो क्या कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट होंगी या फिर कोई प्रोसीडिंग या फिर कोई एक्ट, इनको जो है रिकॉर्ड करा जाएगा फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये एडमिट करे जाएंगे टू बी ऑफ एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। अगर किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं ट्रिब्यूनल्स में अगर इनको प्रस्तुत करा जाता है तो इन पर सवाल जो है नहीं उठाया जा सकता, क्वेश्चन इनको नहीं करा जा सकता। एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स। और इनको देखो एविडेंटरी वैल्यू है इनकी, और इनको जो है लीगल प्रेसिडेंट्स के रूप में और लीगल रेफरेंसेस के रूप में इनको रिकॉग्नाइज करा जाएगा। और दूसरी पावर क्या आएगी अंडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? दूसरी आएगी पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो इसकी कोर्ट की अवमानना करने पर जो है पनिशमेंट दे सकते हैं। उस पनिशमेंट में क्या क्या आएगा? या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, कितने दिन की? 6 महीने की, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन 2000 रुपये तक, या फिर दोनों, ठीक है। और इससे जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके लिए जो पनिशमेंट देता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो 1991 में इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया। वहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने पर, यानी कि कोर्ट की अवमानना करने पर पनिशमेंट का राइट तो है, लेकिन ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब और भी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट बच गए वो, और ट्रिब्यूनल्स, इन सभी की अगर अवहेलना होती है तो उसके केस में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सजा दे सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में पूछा था कि द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है? द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को, एक्ट्स को, प्रोसीडिंग्स को परपेचुअल मेमोरी के लिए और टेस्टिमनी के लिए क्या करा जाएगा? रिकॉर्ड करा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इनकी जो है वो एविडेंटरी वैल्यू के रूप में इन्हें स्वीकार करा जाएगा, और लीगल प्रेसिडेंट्स और लीगल रेफरेंसेस के रूप में इन्हें रिकॉग्नाइज करा जाएगा। फिर है तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट को पावर है, और वो पावर इसकी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ही आती है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज ऑफ पावर्स इसमें हैं। एक तो ये पहले वाली परपेचुअल मेमोरी वाली, और ये दूसरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। और 1991 का हमने देख लिया, 1991 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की से रिलेटेड। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। तो ये हमने देखे क्वेश्चन यहाँ पे। तो इस वीडियो में हमने देखे क्वेश्चन 51 से लेकर 60 तक। आई होप विद एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।